जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। आजकल कुड़मी समुदाय की तरफ से एक बात काफ़ी ज़ोर शोर से उठाई जा रही है, वह है कुड़मियों का डीएनए के संबंध में। उन लोगों के दावे के अनुसार वे लोग 65,000 वर्ष पुरानी डीएनए को ढो रहे हैं। इसके संबंध में कई सारी भ्रांतियां और तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि कुड़मियों को आदिवासी का दर्जा दिया जा सके। लेकिन इन सब तर्कों के बीच तथ्यों को अपने अनुसार लोगों के बीच में परोसा जा रहा है, जिसे हम 100% सही नहीं कह सकते। आज के समय दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वे सभी क्रमिक विकास के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हम सभी होमोसेपियंस के वंशज हैं। जेनेटिकली अगर देखा जाए तो आज के मनुष्य में भी जो डीएनए है उसमें होमोसेपियंस का 98% जीन सीक्वेंसिंग पाया जाता है और 2% निएंडरथाल का। इस डीएनए कंपोजिशन के बाद भी हम आज अपने को ना ही होमोसेपियंस बोलते हैं और ना ही निएंडरथाल, क्योंकि सभ्यता के विकास के क्रम में आज हम जाति व्यवस्था के उस जगह पर पहुंचे हैं जब हमें जाति के नाम से जाना जाता है। होमोसेपियंस के एवोल्यूशन के बाद आदिवासियों की प्रजाति विश्व में फैल गई। मानव विकास के क्रम में होमोसेपियंस के बाद आदिवासी समुदाय ही आए और उसी आदिवासी समुदाय से कालांतर में अलग अलग धर्म और जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिस कारण से विश्व के सभी मानवों में जेनेटिकल समानताएं मिल जाएगी। लेकिन कितनी मिलती है उसका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। तो आज हम 65,000 साल पहले का जो कुड़मी समुदाय का दावा है उसकी पड़ताल की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि निएंडरथाल और होमोसेपियंस का इंटरमिक्सिंग टाइम 45,000 से 50,000 के बीच बताता है। और रिसर्च में यह भी पाया गया कि जो होमोसेपियंस पूर्वी अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे उनका डीएनए 100% शुद्ध था, लेकिन जब वहाँ से वे लोग माइग्रेट करके विश्व के दूसरी जगहों को जाने लगे तब निएंडरथाल के साथ इंटरमिक्सिंग होने के बाद आज जब मनुष्यों का डीएनए का स्टडी होता है तब यही पाया जाता है कि हमारे डीएनए में 98% होमोसेपियंस का तो 2% निएंडरथाल का जीन सीक्वेंसिंग मिल रहा है। इसी कारण से यह साबित हुआ कि विश्व में शुद्ध रूप से होमोसेपियंस ही आज के मानवों के शुरुआती वंशज हैं, ना कि निएंडरथाल को माना गया। जबकि निएंडरथाल के जीन भी मनुष्यों में हैं, लेकिन कम प्रतिशत में। जिस समूह के जीन ज़्यादा हैं उस समूह को उसी का वंशज माना जाता है। जेनेटिकल स्टडी जो है वह मूलतः जनसंख्या या किसी समूह के इतिहास को दर्शाता है, उसके माइग्रेशन को दर्शाता है कि वह समूह किस तरह और किधर किधर माइग्रेट होकर किसी खास जगह पर पहुंचा है। माइग्रेशन की मूल थ्योरी को ही जेनेटिकल स्टडी साबित करता है, ना कि जाति की आदिवासियत को साबित करता है। इस जेनेटिकल थ्योरी की जानकारी के बाद हमें दूसरी बात तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि कुड़मियों का डीएनए सीधा 65,000 साल पुराना है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस के वंशज हैं लगभग 2 से 3 लाख साल पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे और विभिन्न द्वीपों को वे लोग 60 से 70,000 साल पहले माइग्रेट किए। और यह बात आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारत के सभी वर्तमान मानव समूह हो, चाहे कुड़मी हो, आदिवासी हो या कोई अन्य जाति, सभी की मूल आनुवंशिक जड़ें इसी प्राचीन माइग्रेशन से जुड़ी हुई है। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि सभी दक्षिण एशियाई लोगों के डीएनए में 65,000 साल पुरानी वंशावली की परतें मौजूद हैं, सिर्फ कुड़मी की नहीं। हालांकि मैं बायोकेमिकल इंजीनियर हूं, लेकिन ज़्यादा कठिन टर्मिनोलॉजी पर हम बात ना करके समझने वाली सरल भाषा की टर्मिनोलॉजी को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। डीएनए पर जो भी शोध हुआ है उसके अनुसार भारतीय आबादी के अधिकांश समूह 2 प्राचीन आनुवंशिक समूह एंशिएंट एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन और एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस, इसे मैं शॉर्ट में नॉर्थ इंडिया आनुवंशिक समूह और साउथ इंडिया आनुवंशिक समूह बोलूँगा, या हिंदी में दक्षिण भारत के आनुवंशिक समूह और उत्तर भारत के आनुवंशिक समूह कह सकते हैं। दक्षिण भारत के आनुवंशिक समूह मुख्यतः अंडमान की नेग्रिटो जनजाति, जिसमें जारवा और ओंगे आदिवासी हैं, में पाया जाता है। तो उत्तर भारत के आनुवंशिक समूह एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा समूह में पाया जाता है। ये अपने क्षेत्र की मूल जनजातियाँ हैं जिनमें उस समूह के मूल आनुवंशिक जड़ें मौजूद हैं। वाईडीएनए या एमटीडीएनए पर उपलब्ध शोध जैसे रेडिट चर्चाओं या सामान्य दक्षिण एशियाई आनुवंशिकी आदि में है कुड़मी को अन्य
भारतीय समुदायों जैसे पटेल या ओबीसी के करीब दिखाया है, लेकिन कोई प्राचीन डीएनए का प्रमाण 65,000 साल का नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही शोध अंतिम है, यदि कोई नया शोध आता है तो यह बदल भी सकता है, लेकिन वर्तमान में अभी तक का 2025 सितंबर तक ऐसा कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री 2009 इस शोध के अनुसार भारतीय आबादी के अधिकांश समूह दो प्राचीन आनुवंशिक समूहों, दक्षिण भारतीय आनुवंशिक समूह और उत्तर भारतीय आनुवंशिक समूह, उनके मिश्रण से बने हैं। उत्तर भारतीय आनुवंशिक समूह के आनुवंशिक रिश्ते पश्चिमी एवं मध्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप से हैं, तो दक्षिण भारतीय आनुवंशिक समूह भारत के अंदर ही मूल रूप से मौजूद हैं और बाहरी समूहों से बहुत अधिक अलग हैं। अंडमान की जनजाति या इस प्राचीन आबादी का शुद्धतम रूप मानी जाती है, जबकि मुख्य भूमि की जनजातियाँ उसी प्राचीन आबादी और बाद में आए अन्य लोगों के मिश्रण से बनी हैं। ये रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री के शोध में आया। उसी तरह जेनेटिक एविडेंस फॉर रिसेंट पॉपुलेशन मिक्सचर इन इंडिया 2013 ने दिखाया कि दक्षिण और उत्तर भारतीय आनुवंशिक मिश्रण लगभग 1900 से 4200 साल पहले हुआ था। इस मिश्रण ने बहुत से जाति, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों के जीन संरचना को प्रभावित किया। 2025 में जेनेटिक विविधता पर बड़ा अध्ययन हुआ। नए अध्ययन में लगभग 2700 पूर्ण जीनोम यानी कि होल जीनोम जो भारत की विभिन्न भाषाई, भूभागीय एवं सामाजिक समूहों से थे का विश्लेषण किया गया। इसने दिखाया कि भारत की पुरानी आनुवंशिक विविधता लगभग 50,000 वर्षों से चली आ रही है। कहने के लिए आप इसे 65,000 वर्ष पूर्व कह सकते हैं, जिसमें मानवों का अफ्रीका से निकलना, निएंदरथाल और डेनिसोवन जैसे पूर्व आधुनिक मानवों के साथ मिश्रण आदि ये सब शामिल है। फार्मर्स यानी कि खेती करने वाले ईरान क्षेत्र से आए, उसके बाद मध्य एशिया और स्टेप लोग भारत में आए। भारत के अंदर शिकारी, संग्रहकर्ता, आदिवासी पहले से मौजूद थे। 2024 की 50,000 साल की विकासात्मक इतिहास का शोध बताता है कि भारत में अधिकांश लोगों में विकासात्मक उत्पत्ति 3 प्रमुख और प्राचीन स्रोतों से हुई है। प्राचीन ईरानी कृषक, इसे एंशिएंट इरानियन फार्मर्स बोलते हैं, यूरेशियाई स्टेप चरवाहे और स्थानीय शिकारी संग्रहकर्ता जनसंख्या। ये स्रोत भारत में लगभग 4000 से 10,000 साल पहले एक दूसरे से मिले, मतलब अंतःविवाह आदि सब, और फिर अलग अलग सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर ये लोग जीने लगे। फिर बीएमसी जीनोमिक डेटा का एक अध्ययन कुम्हार नामक जाति पर हुआ जो यूपी उत्तर भारत में पाई जाती है, लेकिन कुर्मी का अलग से कोई डेटा नहीं है। इन शोधों में कुर्मियों के लिए कोई हाल की जीनोम अनुमानों वाला अध्ययन मौजूद नहीं है, अर्थात ऐसा ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कुर्मियों का डीएनए 65,000 साल पुराना है। वैज्ञानिक रूप से यह संभव नहीं है कि कोई आधुनिक समुदाय केवल अपने आप को 65,000 साल पुराना बताए, जबकि भारत की आदिम आबादी प्राचीन जीन परतें साझा करती है। 15 LOCI और STR जैसे पुराने जनसंख्या अध्ययनों में कुर्मियों के नमूने लिए गए हैं और उनका अन्य स्थानीय समूहों के साथ निकट संबंध दिखता है। यह दिखाता है कि कुर्मी का जीन प्रोफाइल क्षेत्रीय और भाषाई पड़ोसियों से मेल खाता है, न कि किसी अलग से 65,000 वर्ष पुरानी जीन की कहानी से। उदाहरण के लिए आजकल उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका और दावे कह रहे हैं कि ट्राइबल डीएनए ऑफ कुर्मीज इज 65,000 ईयर्स ओल्ड। इस पर विजुअल रिपोर्टिंग या क्यूरेटर नोट्स अक्सर एम्प्टी डीएनए की गहरी समय रेखा को समुदाय विशेष से सीधे जोड़ देते हैं, जो वैज्ञानिक रूप से सही तरीका नहीं है। ऐसे दावों में अक्सर एम्प्टी डीएनए हैलोग्रुप्स की प्राचीन आयु और किसी समुदाय के समकालीन सामाजिक पहचान को जोड़कर ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित व्याख्या की जाती है, जो तथ्यों पर नहीं तर्कों पर टिकी होती है, और जब तथ्य की जड़ें हिलती है तो तर्क बेमानी हो जाते हैं। कुर्मियों के द्वारा जो भी बयान आ रहे हैं या हाईकोर्ट में याचिका के हवाले से बताया जा रहा है, वह खबरें सीधे तौर पर पीयर रिव्यूड जीनोमिक प्रमाण नहीं है। इसका मतलब यह है कि इनका जो तथ्य है उसे उसी क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे वैज्ञानिक या शैक्षणिक लोगों के द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है। जो भी हालिया दावे कुर्मियों के संबंध में प्रिंटिंग या कम विश्वसनीय स्रोतों से दावे किए गए हैं, वे सभी
पीयर रिव्यूड प्रमाणों पर आधारित नहीं पाए गए हैं, यानी एक तरफा तथाकथित शोध के रूप में सामने लाया गया उसकी समीक्षा समकालीन वैज्ञानिक या शैक्षणिक या व्यावसायिक इकाइयों से नहीं की गई। इसी कारण से उन दावों को पीयर रिव्यूड प्रमाणों पर आधारित नहीं माना गया, यानी कि वैसे शोध की तथ्यात्मकता संदिग्ध है। विकिपीडिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स और जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुर्मी महतो को इंडो यूरोपियन स्पीकिंग जनसंख्या का क्लस्टर में दिखाया है और एस्ट्रोएशियाटिक भाषी समूहों के साथ आत्मीयता भी दिखाते हैं। इस एनालिसिस को क्लस्टरिंग एनालिसिस कहा गया, लेकिन वैज्ञानिक पत्र मैपिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2025 स्पष्ट नहीं करता कि कुर्मी नामक समूह के विशिष्ट परिणाम क्या हैं। मतलब उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखा। इसीलिए वो जानकारी कि कुर्मी क्लस्टर इंडो यूरोपियन ग्रुप के साथ है और एस्ट्रोएशियाटिक से संबंधित कुछ समीपता है, अभी भी एक अनुमान है, ना कि पूरी तरह पुष्ट डेटा। विकिपीडिया स्रोतों पर भरोसा करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रिपोर्टों का सारांश जटिल डेटा को सरल तरीके से पेश करने के चक्कर में अतिशयोक्ति भी हो जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स ने कुर्मी महतो N271 के नमूने इकट्ठे किए थे, लेकिन उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस नहीं बताया गया है। इन्हीं सब बातों के कारण इस विषय पर अंतिम निष्कर्ष में अभी नहीं पहुंचा जा सकता। कुर्मियों का mtDNA प्रोफाइल में दक्षिण भारतीय हेलोग्रुप की प्रधानता है, यानी दक्षिण भारत के आदिवासियों से ज़्यादा नज़दीक है, जबकि मुंडा, संथाल और हो आदि के पूर्वी एशियाई हेलोग्रुप की श्रेणी में कुर्मियों के हेलोग्रुप की उपस्थिति काफ़ी कम है। यही भिन्नता कुर्मियों को एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार से अलग करती है, जिसमें पूर्वी एशियाई हेलोग्रुप की प्रधानता है। भौगोलिक निकटता के कारण कुर्मी समुदाय के mtDNA प्रोफाइल में पड़ोसी समुदायों जैसे उरांव के साथ कुछ समानताएं भी देखने को मिल सकती है। इन शोधों से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कुर्मियों का जेनेटिक इतिहास दक्षिण भारतीय मूल निवासियों से अधिक मेल खाता है, न कि झारखंड के मूल निवासियों से। इस पर तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इन्हें दक्षिण भारत के किसी राज्य की जहाँ के जीनोम सीक्वेंसिंग में वे स्थान पाते हैं उस जगह से अनुसूचित जनजाति के दर्जा की मांग करना चाहिए, न कि उस जगह से जहाँ पर उनका DNA प्रोफाइल कम मिलता है। यानी कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा अंडमान और निकोबार में डिमांड करना चाहिए, जहाँ पर उनके DNA प्रोफाइल के सबसे अधिक मिलने की बात आ रही है। हम सभी जानते हैं कि भले ही हो मुंडा, संथाल, उरांव इत्यादि झारखंड में अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज हों, लेकिन यही समुदाय दिल्ली में अनुसूचित जनजाति नहीं मानी जाएगी, कर्नाटक में नहीं मानी जाएगी। मतलब उस राज्य की जनजाति सूची में अनुसूचित जनजाति नहीं मानी जाएगी। उसी तरह जो लोग दावा कर रहे हैं कि वे लोग दक्षिण भारतीय आनुवंशिक श्रेणी में आते हैं, तो वे लोग बेहतर हो कि वे अंडमान निकोबार में जाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग करते। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हमने DNA का भी एनालिसिस कर लिया। मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया। काफ़ी कठिन टर्मिनोलॉजी से गुजरते हुए आपके लिए चीज़ों को सरल करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को कुछ तो समझ रहे होंगे और इसके संबंध में विभिन्न तथ्यों की जानकारी मेरे पूर्व में YouTube में डले इन वीडियो में आप जानकारी ले सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक करके अलग अलग तरह की जानकारी इसमें ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी का लिंक दे रहा हूँ। वीडियो समाप्त होने से पहले यह अच्छी तरह से समझ लें कि जेनेटिक अध्ययन केवल जनसंख्या के इतिहास को दर्शाते हैं, लेकिन यह अध्ययन ST स्टेटस के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से तो वही लोग ST की सूची में आ सकते हैं जो अपनी आदिम विशिष्टता को बचाकर रखे हैं, जिनकी संस्कृति औरों से भिन्न है, जो लोग भौगोलिक रूप से पृथक जगहों में रहते हैं, जो लोग संकोचित स्वभाव के हैं और जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो इन बिंदुओं पर TRI रांची ने भी कुर्मियों को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया और उसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने भी कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने से इनकार कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी जानकारी यदि समाज के लिए हितकारी है तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इस चैनल की जानकारी दें। सबको धन्यवाद। जोहार।